जी, इसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की हम बात करते हैं जी। इसमें जो हमने मेन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देखना है वो है हमारे पास टाइट्रेशन। टाइट्रेशन को हमने देखना है डिटेल में, हम देखेंगे इसको, इस टॉपिक को। इट इज द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ solution of non-volume by reacting it with the standard solution of another substance whose concentration is known। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम एक सब्सटेंस होती है जिसकी हमें कंसंट्रेशन मालूम होती है, ठीक है, और दूसरी सब्सटेंस हम ले रहे होते हैं। आपको भी पता है, आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। उसका हमें वॉल्यूम तो नाउन होता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन नाउन नहीं होती, तो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें नाउन होती है। उसको यूज करते हुए फिर हम दूसरा जो अननाउन होती है कंसंट्रेशन, उसको डिटरमाइन करवा रहे होते हैं टाइट्रेशन में। तो यहाँ पर पहला तो होता है टाइट्रेट। ये क्या चीज होती है? टाइट्रेट को आप एनालाइट भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये वो सब्सटेंस होती है जिसकी आप कंसंट्रेशन डिटरमाइन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर एक टर्म होती टाइट्रेंट। टाइट्रेंट वो सॉल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम होती है और जिसकी मदद से आप टाइट्रेट की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करवाना चाह रहे हैं, ये वो सॉल्यूशन होता है टाइट्रेंट, ठीक है। और टाइट्रेंट को आप यूजुअली ब्यूरेट में ले रहे होते हैं, और टाइट्रेंट को आप ब्यूरेट में ले रहे होते हैं, और टाइट्रेट जो होता है ये आप बीकर में या कुनिकल फ्लास्क बेटर रहेगा, कुनिकल फ्लास्क में आप इसको ले रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने इनका डिफरेंस याद रखना है। फिर आपके पास बात करें तो दो तरह के स्टैंडर्ड होते हैं या दो तरह के टाइट्रेंट्स होते हैं। एक को आप प्राइमरी टाइट्रेंट बोलते हैं और दूसरे को आप सेकेंडरी बोलते हैं जी। इनमें क्या डिफरेंस है? प्राइमरी टाइट्रेंट ऐसा टाइट्रेंट तो होता है जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड से मिलकर बनता है, जिसमें 99.9% प्योरिटी होती है, वो प्योर होता है। और ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड से मिलकर बनता है नॉट वेरी मच प्योर, ये इतना प्योर नहीं होता, नॉट वेरी प्योर। आप कह सकते हैं प्राइमरी ऐसा होता है जिसकी कंसंट्रेशन आपको नाउन होती है, कंसंट्रेशन नाउन होती है, और इसकी कंसंट्रेशन आपको नॉट नाउन। फिर इसके बाद आप कह सकते हैं ये नॉट हाइग्रोस्कोपिक, यानी ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर आपने कभी लैब में एक्सपेरिमेंट किया हो तो आपको ये आइडिया जरूर होगा कि NaOH जो आप ले रहे होते थे उसको ऑक्सालिक एसिड की मदद से आप उसका जो मोलेरिटी थी उसकी वो डिटरमाइन करवा रहे होते थे। तो NaOH क्या होता था? हाइग्रोस्कोपिक होता था, तो वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता था। ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है जी। इसकी अब एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमारे पास है प्राइमरी में ऑक्सालिक एसिड आ गया, फिर आपके पास K2CR2O7 आ गया, पोटेशियम डाइकार्बोनेट आ गया, और AgNO3 आ गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जी आपके पास प्राइमरी स्टैंडर्ड की। इसके बाद सेकेंडरी की बात करें तो बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होने वाली सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4, ये कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके बाद टाइट्रेशन की टाइप की बात करें तो टाइट्रेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जो हमने पढ़नी है वो है हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशन, ये तो कॉमन सी है जी। फिर आपके पास होती कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये सारी हमने पढ़नी है इंशाल्लाह। कम्प्लेक्सोमेट्रिक आ जाती है। फिर आपके पास आ जाती है जी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इसको अर्जेंटोमेट्री भी बोलते हैं। इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, ये डिटेल में है। और इसके बाद आ जाती है जी रिडॉक्स टाइट्रेशन।
रिडॉक्स से आपको पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसमें हो रही होती है। ये 4 तरह की टाइट्रेशन हमने पढ़नी है, इंशाल्लाह ये सारी हम कवर करेंगे। तो पहले कुछ चीजें हैं उनका आपको आइडिया हो। कोई मुझे एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में आप में से डिफरेंस बता सकते हैं, एंड पॉइंट वर्सेस इक्विवेलेंट पॉइंट? जी, एनीवन? आप लोगों ने एमएससी की है, एमफिल किया है, टाइट्रेशन का तो वेरी बेसिक एक्सपेरिमेंट होता है, ये बातें तो आपको पता होंगी ना जी। बताएं जरा, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है? हमारा जीशान आप बताएं जरा, हमारा जीशान। एंड पॉइंट वहाँ वो होता है जिसमें हम कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है। आगे मिसबा शाहिद आप बताएं, मिसबा शाहिद। सर इक्विवेलेंस पॉइंट हम आई थिंक उसको कहेंगे जहाँ पे हमारा जो सॉल्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आई मीन फॉर एग्जांपल एसिड बेस है तो कलर शो हो जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा हमारा सॉल्ट। अच्छा जी, चले ठीक है, मुझे आइडिया हो गया है कि आप कहाँ तक आपकी अप्रोच है। खैर, तो सुन ले अब, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस का मतलब आपको पता है ना, इक्वल, समझते हैं? इक्विवेलेंस निकला इक्वल से। ये वो पॉइंट होता है जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, OH के। जो आप, अगर आपका नीचे बेस ले रहे हैं, ऊपर से आप एसिड डाल रहे हैं ब्यूरेट में से एसिड डाल रहे हैं H पॉजिटिव, तो जब इनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो इसको आप कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। और एंड पॉइंट क्या होता है, देखिए अब ये 50 थे H पॉजिटिव और ये भी 50 थे, ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट था। अब एक एक्स्ट्रा आ जाता है आपके पास H पॉजिटिव, अब जो कलर होगा वो चेंज हो गया, एक एक्स्ट्रा आ गया अब आपके पास H पॉजिटिव। तो अब ये पॉइंट जो होगा इसको एंड पॉइंट कहते हैं। जब इंडिकेशन आपको मिलता है वो एंड पॉइंट होता है, जब एक एक्स्ट्रा H पॉजिटिव या OH आता है सॉल्यूशन में, उसको आप एंड पॉइंट कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये डिफरेंस अब समझ आ गया होगा। तो ये दोनों हमने बात कर ली इसकी। अब इसके बाद इंडिकेटर्स की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बार बार इनका जिक्र करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मेरे नजदीक तो ये बात है जी। इंडिकेटर ऑक्सिलरी या सपोर्टिंग सब्सटेंसेस होती हैं जो कि एनालाइट में ऐड की जाती हैं फॉर फिजिकल डिटेक्शन के लिए कि आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, एंड पॉइंट आया है या नहीं आया। और ये इंडिकेटर जो होते हैं आपके पास, ये डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर देते हैं। ये आप लोगों को भी पता है, एसिड में कुछ और है, बेस में कुछ और है। फिर मुख्तलिफ इंडिकेटर हो सकते हैं, और मुख्तलिफ मैं कहता हूं कि मेथड भी हो सकते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट की डिटर्मिनेशन के लिए डिफरेंट आपके पास मेथड हो सकते हैं एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन। उनमें से मैं कुछ बता देता हूं आपको। डिटर्मिनेशन हम अगर करवाएं तो ये क्या होगी जी। एंड पॉइंट की डिटर्मिनेशन का पहला मेथड होता है पीएच इंडिकेटर। अब ये क्या करता है, पीएच इंडिकेटर जो होता है ये एक सब्सटेंस होती है जो कि कलर चेंज कर लेती है जब एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। एन एसिड बेस इंडिकेटर चेंज इट्स कलर डिपेंडिंग ऑन द पीएच। जैसे फिनाफ्थलीन हो गई, आपको पता है फिनाफ्थलीन जो होती है एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होती है, जबकि बेस में वो पिंक कलर शो करवाती है। तो जैसे पीएच चेंज होती है तो ये जो इंडिकेटर होते हैं पीएच इंडिकेटर, ये अपना कलर तब्दील कर लेते हैं। ठीक है जी, ये पहला आपके पास है एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन मेथड। दूसरा आपके पास होता है पोटेंशियोमीटर।
पोटेंशियोमीटर में क्या होता है जी? अच्छा, इसमें याद रखना है पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है वो मेजर करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना उसको मेजर करता है, सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ये मेजर करता है। दीज आर यूज्ड फॉर टाइट्रेशन बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शन। ये उन टाइट्रेशन में इस्तेमाल होते हैं जो रिडॉक्स टाइट्रेशन। फिनाफ्थलीन जो होती है अकॉर्डिंग टू क्विनोनाइड थ्योरी, अगर आपने पढ़ी हो एसिड बेस में से, तो क्विनोनाइड थ्योरी होती है उसके मुताबिक आपके जो इंडिकेटर होते हैं ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक होती है जी बेंजोइड फॉर्म, दूसरी होती है क्विनोनाइड फॉर्म। तो फिनाफ्थलीन जो होती है बेंजोइड फॉर्म में होती है इन एसिड, और जो बेंजोइड फॉर्म होती है वो आपके पास अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है। डेट्स वाई जो फिनाफ्थलीन होता है वो कलरलेस होता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है एसिड में। पोटेंशियोमीटर की अगर हम बात करें तो जो पोटेंशियोमीटर है आपका, ये मैंने आपको बता दिया पोटेंशियल मेजर करता है सॉल्यूशन का। और ये कब इस्तेमाल कर रहे होते हैं? जब आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो। अब इसमें एक वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, और जब द पोटेंशियल ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रॉन विल सडनली चेंज एज एंड पॉइंट इज रीच्ड। जब आपका एंड पॉइंट आता है ना तो जो वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है, जिससे आप अंदाजा लगा लेते हैं कि आपका क्या आ गया जी, एंड पॉइंट आ गया है। फिर आपके पास आ जाता है पीएच मीटर। ये भी आप लोगों ने देखा होगा पीएच मीटर। ये भी पोटेंशियोमीटर होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि एच पॉजिटिव आयन कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और ये किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब एंड पॉइंट आता है तो उनमें एक सडन चेंज आ रहा होता है मेजर्ड पीएच में। पीएच में एक सडन चेंज आता है। यहाँ पर किस में चेंज आता है? पीएच में। वहां पर किस में चेंज आ रहा था? इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में। और ये मेथड मोर एक्यूरेट होता है इंडिकेटर से, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और ऑटोमेटिक होता है और ये इजीली मेजर कर सकते हैं इसको। फिर आपके पास आ जाता है कंडक्टेंस। ये भी एक एक्चुअल में मेथड होता है कि आप कंडक्टिविटी जो होती है सॉल्यूशन की वो आपको पता है किस पे डिपेंड कर रही होती है? नंबर ऑफ आयंस पे। नंबर ऑफ आयंस पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही आपकी जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी वो ज्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी चेंज करेगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर कंडक्टिविटी सडनली चेंज करेगी, तो उसको आप क्या कह देंगे जी कि ये आपका एंड पॉइंट आ गया है। अब देखिए मिसाल के तौर पर पहले सॉल्यूशन में आयंस बहुत ज्यादा थे, फ्रीली मूव कर रहे थे। अब जब एंड पॉइंट आता है ना तो पीएच सॉल्यूशन की एक तो चेंज हो जाती है, और दूसरा जो आयंस होते हैं वो आपस में मिल रहे होते हैं ना, तो आयंस मिलकर न्यूट्रल बना रहे होते हैं। अब आयंस कम हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही आयंस कम होते तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी? ऐसे आ रही थी, डिक्रीज होती जा रही थी, होती जा रही थी, होती जा रही थी। एक सडन आएगा जंप, यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, या फर्दर डिक्रीज नहीं होगी। और ये जो आपका पॉइंट होगा, ये इसको हम कह देंगे ये आपका एंड पॉइंट आ गया जी। और याद रखें जब भी आप कंडक्टेंस का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसमें आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है। इंडिकेटर नॉट यूज्ड इन कंडक्टेंस, ये भी याद रख ले। इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं होता इसमें। कहीं आप भूले से इंडिकेटर आपसे पूछा और आप लगा दें इंडिकेटर, तो ये इस्तेमाल नहीं होता। ठीक हो गया। फिर प्रेसिपिटेशन हो जाती है, ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है एंड पॉइंट की, कि प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाए, आपको पता चल गया है, ये इंडिकेशन है। फिर कलर चेंज, ये भी आपको पता है एक इंडिकेशन होता है। तो ये कुछ मेथड थे एंड पॉइंट की डिटर्मिनेशन के। अब जो पहली टाइट्रेशन है आज हम उसको देखते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन।
बहुत ही आसान है, आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट 20 मरतबा किया होगा, अगर लैब में कभी आपका गुजर हुआ है, लैब में से भी आपका गुजर हो, तो आप बहुत से स्टूडेंट कर रहे होते हैं, कॉमन एक्सपेरिमेंट है। हाँ जी, एक बीकर ले रहे हैं हम, और यहाँ पे हम एक ब्यूरेट ले रहे हैं। अब ब्यूरेट में मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन सा, जिसकी आपको कंसंट्रेशन क्या होती है जी, नॉन होती है। नॉन कंसंट्रेशन का आप सोल्यूशन लेते हैं, इसको आप टाइट्रेंट भी बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं। और यहाँ आप नीचे एनालाइट ले रहे हैं, मैं कहता हूं कि यहाँ पर हम ले रहे हैं जी NaOH ले रहे हैं, ऊपर हम ले रहे हैं HCl ले रहे हैं। अब HCl की हमें कंसंट्रेशन मालूम है, और जो एनालाइट लिया इसका हमें वॉल्यूम मालूम है। आपको पता है एक फिक्स वॉल्यूम ले रहे होते हैं आप, मैं कहते हैं 20 ml ले रहे हैं, और आप कह दें कि 0.1 मोलर आप HCl का सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि NaOH की कंसंट्रेशन मालूम करें, तो ये HCl नीचे आएगा, ड्रॉप वाइज ड्रॉप आता जाएगा। या इंडिकेटर भी आप यूज कर रहे होते हैं, फिनाफ्थलीन, ये इंडिकेटर है, फिनाफ्थलीन आपने यूज कर लिया। जब आपको पता है फिनाफ्थलीन का जो कलर होता है बेस में क्या होता है जी, एनीवन, क्या कलर होता है फिनाफ्थलीन का? जी अभी बता कर गया हूँ, इसमें तो कोई। सर पिंक कलर। हाँ जी पिंक होता है। मेरे लिए हैरानगी की बात है, आपको ये भी सोचना पड़ रहा है। तो फिनाफ्थलीन का जो कलर होता है वो पिंक होता है। अब जैसे ही एक एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये आपके सोल्यूशन का एंड पॉइंट हो गया। मैं कहता हूँ कि ऊपर जो वॉल्यूम था HCl का वो कितना यूज हुआ है, वो 20, वो भी 20 ml यूज हो गया। अब आपको फार्मूला पता है डाइल्यूशन का, M1V1 M2V2। आप M2 निकालना चाहते हैं तो M1 कितना है 0.1, और V1 कितना है जी, वो 20, और V2 भी 20, तो वो कैंसिल हो जाएगा। डेट्स वाई मैंने आपकी आसानी के लिए लिया था। और M2 आपका निकल कर आ गया है, वो कितना है जी 0.1 मोलर। तो दोनों की आप कह सकते हैं मोलैरिटी सेम है, यानी जितना एसिड की आप कह सकते हैं अमाउंट यूज हो रही थी, उतनी ही बेस की अमाउंट यूज हुई है। यानी एसिड जितना आपने डाला है उतनी बेस की अमाउंट यूज हुई है, तो दोनों की वॉल्यूम भी सेम यूज हुआ है। तो इससे आपको पता चल जाएगा दोनों इक्वी मोलर होते हैं, दोनों की जो मोलरिटी होती है वो सेम होती है। ये मेथड था आपके पास एसिड बेस का। ठीक है, इसके बाद ना न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए फिनाफ्थलीन की अगर बात करें तो इसको HPH जनरली इससे डोनेट कर देते हैं। अब ऊपर मैं लिखता हूँ OH, तो OH जो होता है यानी बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में ये pH की फॉर्म में, आयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है, और ये इसका अलग से कलर होता है। और अनआयनाइज्ड फॉर्म है इसका, इसमें अलग कलर होगा। ये क्यूनाइड थ्योरी कहती है कि फिनाफ्थलीन जो होती है उसका एक जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है उसमें अलग कलर होता है, और आयनाइज्ड फॉर्म है उसमें अलग होता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्यूनाइड थ्योरी होता है जी। अब हम बात करते हैं जरा न्यूट्रलाइजेशन कर्व की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समझना कॉन्सेप्ट इसका आपके लिए। कर्व आपने शायद ये पहली दफा सुना हो या बनाया पहली दफा हो, अगर आपका कभी वास्ता नहीं पड़ा तो। देखें जी, ऊपर आप ले रहे हैं H पॉजिटिव यानी एसिड, नीचे आपके पास है OH। लेट मैं कहता हूं कि जो आपका H पॉजिटिव का एक ड्रॉप आ रहा है वो 150 मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है। कितने मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है, 150। और मैं कहता हूँ OH के जो मॉलिक्यूल है वो 800 है। कितने जी, 800 मॉलिक्यूल्स हैं।
अब मुझे बताएं कि कितने ड्रॉप जो होंगे वो एसिड के यूज होंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बताएं जरा। हाउ मेनी ड्रॉपलेट्स आर यूज्ड? देखें इसको आप कर लें ऐड अप। डिवाइड 1 2 3 4 कितने हो गए? 6, 3 और 3 600, और ये हो गए जी आपके पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 का 900 बन जाएगा ना ऐसे जी। 600 6 का 6 ड्रॉपलेट्स में कितने मालिक्यूल आ जाएंगे? 900। हमें चाहिए कितने? 800। अब देखिए गौर, जो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर समझने वाली बात है वो ये है कि 800 तो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी न्यूट्रल मीडियम हो गया है। 800 की वजह से तो न्यूट्रल मीडियम हो गया है। अब 100 तो एक्स्ट्रा चले गए ना, चूंकि एक ड्रॉप में 150 आ रहा था, 100 एक्स्ट्रा चले गए हैं। अब उन 100 की वजह से आपको नहीं लगता कि पीएच जो सिस्टम की है वो डिक्रीज कर जाएगी? जी, ऐसा होगा या नहीं होगा? तो वहां से न्यूट्रलाइजेशन कर्व से भी आप ये आइडिया लगा सकते हैं। देखें ये इस तरह से, आप इस तरह से समझिए इस बात को कि पहले जो पीएच थी वो मैं कहता हूं कि 10 थी। पहले पीएच 10 थी, सोल्यूशन आपका जा रहा था डिक्रीज हो रहा, पीएच आती जा रही थी, डिक्रीज हो रहा था, एसिडिक हो रहा था, और एक वक्त आएगा सडन डिक्रीज हो जाएगा पीएच में इस तरह से। ये जो पॉइंट आएगा ये आपका यहाँ से, ये जो सेंटर जो होता है ना, इसको हम सेंट्रल पॉइंट कह देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो दरमियान वाला पॉइंट होगा ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। ठीक है जी। अगर मैं इसी को इस तरह से समझाऊं कि ऊपर हम ओ OH ले रहे हैं और नीचे H ले रहे हैं, अब आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा। और सेम सिनेरियो रिपीट करें तो 100 OH के मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा बचते हैं, तो इससे क्या होगा? पीएच क्या होगी? राइज कर जाएगी। कैसे? ग्राफ देखिए जरा, ml और पीएच। अब आपकी जो सॉल्यूशन की पीएच थी वो पहले तो मैं कहता हूँ कम थी, अब OH के आने से पीएच बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये एक वक्त आएगा यकदम से पीएच राइज कर गई है, और ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को आप बोलते हैं ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है। क्या पॉइंट है जी? इक्विवेलेंस पॉइंट है। आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी। किसी को फिर भी समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं, एनीवन। ठीक है, समझ आ गई ये बात। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन हो जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का इक्विवेलेंस पॉइंट किस पीएच पर आएगा? एनीवन कोई बता सकता है? देखें स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इसकी भी पावर उतनी है जितनी स्ट्रॉन्ग बेस की है, तो इनका एंड पॉइंट आना चाहिए 7 पीएच पर। न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी ना इनकी कंप्लीटली। हाँ जी, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का पॉइंट है, तो इनका पॉइंट कैसे कहाँ पर आना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। जी, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, बताएं जरा। बिलो 7, बिल्कुल जी, बिलो 7 आएगा। तो ये आई थिंक आपको बात समझ आ गई है, वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये भी बिलो, ये अबव 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने। तो ये ग्राफ बनाना आप लोगों के लिए आई डोंट थिंक कि ये मुश्किल है। अब आप पहले देखें कि आप क्या ले रहे हैं, उसकी पीएच कितनी है बेस की। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, एक अगर आपको बात बताऊं कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, आपको पता है
स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ पर 1 होगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीएच जो इंक्रीज कर रही है बेस ऐड करने से, और एक वक्त आएगा शार्प और फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ दरमियान वाला जो पॉइंट होगा वो इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा। अब देखें पीएच इंक्रीज कर गई, यहाँ पर 10 हो गई है, पहले 1 थी, और ये इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, वो 7 पर आ रहा है। आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो इक्विवेलेंट पॉइंट है वो कहाँ पर आ रहा है, 7 पर आ रहा है। तो ये आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये एसिड बेस टाइट्रेशन थी। आज के लेक्चर में अगर आपका कोई भी सवाल है तो बताएं, एनी क्वेश्चन। कल हम इंशाल्लाह मजीद इसको पढ़ेंगे, और कल हम मोस्टली जो काम है वो हमारा कवर कर लेंगे। कोई भी सवाल है अगर आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं जी।